आप सभी को नमस्कार। मैं उमेश पटेल सहस्त्र अकादमी के इस ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो के इस लेक्चर में आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नैतिक विकास के संदर्भ में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मॉरल डेवलपमेंट के संदर्भ में हम कुछ बातों पर गहराइयों के साथ अध्ययन करेंगे जो आपके शिक्षक भर्ती के संदर्भ में काफी कारगर साबित होगा। चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट। अब ये जो नैतिक विकास है, मॉरल डेवलपमेंट, इसके अंतर्गत हमें किस किस बिंदुओं पर चर्चा करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट या फिर नैतिक विकास क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे इस नैतिक विकास के कुछ अपनी विशेषता है बाल विकास को लेकर, कुछ अपनी जो खास बातें हैं उसको देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि नैतिक विकास को प्रमोट करने वाले सहायक तत्व कौन कौन से हैं। चर्चा का मेन बिंदु रहेगा नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, वो कौन कौन से कारक हैं जो इसके विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इस चर्चा का सबसे केंद्र बिंदु रहेगा नैतिक विकास के संदर्भ में प्रमुख सिद्धांत, यानी कि कुछ जो मनोवैज्ञानिक हुए, उस मनोवैज्ञानिक ने इस नैतिक विकास के बारे में एक बच्चों को लेकर क्या अवधारणा प्रस्तुत किया है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट उन्होंने प्रेजेंट किए हैं और उनके संदर्भ में उन्होंने क्या विचार व्यक्त किया है, ये हम पांचवें बिंदु पर देखेंगे। तो चर्चा करते हैं कि नैतिक विकास क्या होता है, किसे कहा जाता है नैतिक विकास, व्हाट इज मॉरल डेवलपमेंट। तो नैतिक विकास जो है मूलतः आप देख पा रहे होंगे दो शब्द से बना हुआ है, एक है नैतिक और दूसरा है विकास। हमने लास्ट लेक्चर में विकास या डेवलपमेंट के बारे में काफी विस्तृत से चर्चा कर चुका है और नैतिक विकास जिसको आप मॉरल कहते हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये जो मॉरल शब्द है एक लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द मोर्स से क्या हुआ है, उद्भव हुआ है। यदि इसे हम बाल विकास के संदर्भ में देखना चाहें तो सामान्यतः इसका अर्थ तो रीति रिवाज होता है, जो समाज की परंपराएं हैं ये सामान्य अर्थ देता है। लेकिन यदि इसे हम बाल विकास के संदर्भ में देखना चाहें, मॉरल का जो अर्थ है वो है सही और गलत की परख। ठीक, सही और गलत की परख को ही हम सामान्यतः क्या कहते हैं, नैतिक कहते हैं। मतलब ऐसी बातें जो नीतिगत हो या नीति के अंतर्गत हो उसे हम क्या कहते हैं, नैतिक कहते हैं। ठीक, यह जो नैतिक है या नैतिक विकास है, यदि अपन इसको ब्रॉडली देखना चाहें तो यह एक प्रकार का सामाजिक तथ्य है। क्या है, सामाजिक तथ्य। और नैतिक विकास को यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहें तो समाज के व्यवहार और आदर्श के अनुरूप, समाज के व्यवहार और आदर्श के अनुरूप स्वयं को ढालना ही क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है, मॉरल डेवलपमेंट कहलाता है। हरलॉक महोदय के अनुसार समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। एक अच्छे खासे ये मनोवैज्ञानिक हरलॉक महोदय, इन्होंने नैतिक विकास को परिभाषित करते हुए कहा है कि समूह के कोड के अनुसार व्यवहार करना या आदतें बनाना ही क्या कहलाता है, नैतिक विकास कहलाता है। ठीक, तो यदि हम इसको सामान्य या अपने शब्दों में समझना चाहें तो कोई भी चीज है, चाहे वो समाज के अंग हो, चाहे वो अपने आसपास के वातावरण की चीजें हो, उस संदर्भ में
सही और गलत की पहचान कर हमेशा सही राह को चुनना क्या कहलाता है? नैतिक विकास कहलाता है। अब ये जो नैतिक विकास है, बाल विकास के अंतर्गत आप याद रखें एक प्रमुख विकास का चरण है, या आप ये समझें कि जो नैतिक विकास है बाल विकास का एक प्रमुख तथ्य है, जिसके बिना बालक एक समाज में जो है अधूरा सा रह जाता है या अधूरा महसूस करने लगता है। जैसे कि हमने बताया कि क्या है, समझने के बाद हम देखेंगे नैतिक विकास की प्रमुख विशेषताएं या कुछ स्पेसिफिकेशन है नैतिक विकास के, मॉरल डेवलपमेंट के, उसको हमको समझना है। सबसे पहले आप याद रखें नैतिक विकास बाल विकास का महत्वपूर्ण अंग है। नैतिक विकास जो है बाल विकास का क्या है? महत्वपूर्ण पोर्शन है या महत्वपूर्ण भाग है। ओके, दूसरी बात यदि हम समझना चाहें तो नैतिक विकास जो है इसके बिना कोई व्यक्ति, नैतिक विकास के बिना व्यक्ति समाज में अधूरा या अपूर्ण सा रहता है। ठीक, नैतिक विकास जो है एक इंसान को समाज में उच्च स्थान प्रदान करता है। उच्च स्थान क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक, नैतिक विकास की यदि चौथी विशेषता देखा जाए तो ये जो नैतिक विकास है बाल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कैसे? इसके बिना एक बालक को हम जो है पूर्ण रूपेण यह नहीं कह सकते कि उसका बाल विकास हो चुका है। वह परिपक्वता को तभी धारण करेगा जब उसके अंतर्गत शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास के साथ साथ नैतिक विकास भी हुआ है। नैतिक विकास की पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह जो है एक बालक के अंतर्गत जन्मजात नहीं होती। तो कैसी होती है? इसे जो है वातावरण में आने के पश्चात अर्जित करना होता है। यानी कि जो नैतिक विकास है सभी बालकों में एक समान नहीं हो सकता। बालक के जन्म के पश्चात ही नैतिक विकास होता है। बालक जब जन्म लेता है तो नैतिक विकास उसके अंदर नगण्य रहता है, शून्य रहता है। वह समाज में जब समाज के लोगों से, अपने वातावरण से, मित्रगण से, शिक्षकों से, अभिभावकों से मिलता है तभी उसके अंदर चरणबद्ध तरीके से नैतिक विकास जो है संभव हो पाता है। क्लियर है ये बात? तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, बाल विकास को आगे बढ़ाने वाले सहायक तत्व, यानी कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एक बालक के अंदर, बाल विकास के अंदर नैतिकता को बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, नैतिकता का विकास करते हैं। तो आप याद रखें एक बालक के अंदर नैतिक विकास तभी संभव हो जब उसका वातावरण सही हो। यानी कि नैतिकता के लिए सबसे प्रमुख तत्व कौन सा है? वातावरण है। वातावरण के पश्चात नैतिक विकास यह भी डिपेंड करता है कि उस बालक का वंशक्रम कैसा है। उस बालक का वंशक्रम कैसा है। नैतिक विकास के महत्वपूर्ण अंग में जो तीसरा अंग है वो है माता पिता या परिवार। माता पिता या परिवार ये क्या करते हैं? तो नैतिक विकास को बढ़ाने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। नैतिक विकास को बढ़ाने वाले तत्व में चौथा प्रमुख है शिक्षक, अभिभावक
या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेनर। ये चौथी चीज जो बाल विकास के क्या है, सहायक तत्व है। चौथा के पश्चात देखिए पांचवा, बाल विकास को के अंतर्गत नैतिक विकास को प्रभावित या प्रमोट करने वाले तत्व में पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है एक बालक की रुचि, एक बालक की बुद्धि या एक बालक का मानसिक योग्यता, जिसे आप विवेक या समझ के रूप में देख सकते हैं। बाल विकास को प्रमोट करने वाले छठा सहायक तत्व है उसका पड़ोसी, नेबर जो रहेंगे ये भी क्या करते हैं, एक बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। यदि अच्छे पड़ोसी मिल गए तो नैतिक विकास भी कैसा होगा, सकारात्मक होगा। मान लो थोड़े से खराब किस्म के जो है पड़ोसी यदि मिल गए तो नैतिकता जो है पतन की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा। बाल विकास के अंतर्गत नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले सातवां जो क्रम है वो है समाज या सोसाइटी। ठीक, ये 7 प्रमुख तत्व हैं जो क्या करते हैं, नैतिक विकास को या तो प्रभावित कर सकते हैं, बोल सकते हैं आप, या नैतिक विकास को आगे की ओर ले जाने में सहायता करते हैं। मान लीजिए ये सातों तत्व जो है यदि किसी को सकारात्मक या पॉजिटिव वे में मिल रहा है तो उस बालक का नैतिक विकास हमेशा पॉजिटिव की ओर या सकारात्मकता की ओर जाएगा। यदि ये चीजें उसे अच्छी नहीं मिल पा रही हैं तो नैतिक विकास या मॉरल डेवलपमेंट जो है हमेशा डिक्लाइन या पतन की ओर जाएगा। उसका नैतिक विकास हमेशा प्रभावित होगा, दुष्प्रभावित होगा। नैतिकता जो है आपका क्या हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप याद रखिए, नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले सहायक तत्व भी हैं और यही जो है नैतिक विकास को प्रभावित करने वाले क्या है, कारक भी हैं। तो आप सहायक तत्व के साथ साथ याद रखें यही जो है प्रभावित करने वाले कारक हैं। ये प्रभावित करने वाले कारक तब बन जाएंगे जब ये सही नहीं मिलेंगे और ये सहायक तत्व तब बन जाएंगे जब एक बालक को ये सही दिशा में प्रोवाइड किया जाएगा। प्रश्न ये आता है क्या पोषण जो है नैतिक विकास को प्रभावित करता है या नहीं करता है। तो यदि सरलता या सामान्य शब्दों में देखा जाए तो पोषण या न्यूट्रिशन जो है नैतिक विकास को प्रभावित कर सकता है। कैसे? मान लीजिए एक बालक को सही रूप से खाना नहीं मिल रहा है, एक बालक को जो है उचित भोजन नहीं मिल रहा है, या वो आप ये कह सकते हैं वो हंग्री या हंगर है, भूख से पूरी तरह से प्रताड़ित है, तो अपने पेट भरने के लिए वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे भोजन प्राप्त करना है तो मेरे लिए सही या गलत क्या है। उस समय केवल और केवल उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो भोजन, जैसे आपने सुना होगा कि भूख मजहब नहीं देखता, उसी प्रकार भूख जो है नैतिकता नहीं देखता है, केवल और केवल उसे क्या चाहिए, भोजन चाहिए। ठीक, इसलिए आप ले सकते हैं कि पोषण एब्सोल्युटली क्या करता है, नैतिक विकास को प्रभावित करता है। एक प्रश्न यह भी उठता है, क्या चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो नैतिक विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा। तो आप याद रखें, नैतिकता जो है लिंग के प्रभाव में नहीं आता है। चाहे वो बालक हो या बालिका हो, ये फर्क नहीं पड़ता, केवल और केवल नैतिकता जो है इन 7 बातों पर क्या होती है, प्रभावित होती है। ओके, अब हम जो है इस नैतिक विकास के केंद्र बिंदु, यानी कि इस नैतिक विकास के केंद्र बिंदु में आप समझें कि नैतिक विकास के संदर्भ में सिद्धांत या अवधारणा किसने प्रेजेंट किया है, किसने प्रस्तुत किया है। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यही लगता है, नैतिक विकास के सिद्धांत। तो नैतिक विकास के सिद्धांत अर्थात एक बालक जो है नैतिकता के संदर्भ में क्या सोचता है, नैतिकता को लेकर उसका दृष्टिकोण कैसा है, नैतिकता को वह किस प्रकार से लेता है। तो इस संदर्भ में
यूं तो कई मनोवैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया। आप शायद लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में सुने होंगे, परंतु लॉरेंस कोलबर्ग के पहले जो है एक स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है जीन पियाजे। इन्होंने भी नैतिक विकास के संदर्भ में अवधारणा प्रस्तुत किया और उसके पश्चात अमेरिका के यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक हुए जिसका नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। इन्होंने भी क्या किया, नैतिक विकास के संदर्भ में अवधारणा प्रस्तुत किया। जैसे आप केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़े होंगे, तो आवर्त सारणी को लेकर कई लोग अपना क्या किए, विचार प्रस्तुत किए, लेकिन फेमस किसका हुआ, मेंडलीव का हुआ ना। उसी प्रकार मनोविज्ञान के अंतर्गत नैतिक विकास को उच्च स्थान दिलाने का जो श्रेय है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक लॉरेंस कोलबर्ग को जाता है। इसलिए आप जो है या आपकी किताबों में आपने लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत या अवधारणा पढ़ा होगा, ठीक। लेकिन किसी भी चीज की परिपक्वता तक पहुंचने के लिए पहले उसके नींव को तैयार किया जाता है ना। उसी प्रकार जीन पियाजे ने नैतिक विकास के अवधारणा को फर्स्टली प्रेजेंट किया, जिसे ही बेस बनाकर लॉरेंस कोलबर्ग ने उसे क्या कर दिया, एकदम विस्तृत कर दिया, जिसके कारण लॉरेंस कोलबर्ग का नाम नैतिक विकास से जुड़ता है, ठीक। तो जीन पियाजे का जो नैतिक विकास है ये 1932 में प्रेजेंट किया गया और लॉरेंस कोलबर्ग का जो सिद्धांत है वो 1958 में 1958 में प्रेजेंट किया गया था। आप ये कह सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट ऑफ लॉरेंस कोलबर्ग इज टोटली बेस्ड या डिपेंड्स अपॉन जीन पियाजेस कॉन्सेप्ट, ठीक। लॉरेंस कोलबर्ग का जो अवधारणा है वो जीन पियाजे के अवधारणा का संशोधित रूप है, अमेंडमेंट मॉडल है, ठीक। यानी कि लॉरेंस कोलबर्ग का जो अवधारणा है वो जीन पियाजे के अवधारणा से प्रेरित है। जीन पियाजे की अवधारणा जो है लॉरेंस कोलबर्ग के अवधारणा का पूर्वगामी आप कह सकते हैं। ओके, समझते हैं नैतिक विकास के संदर्भ में माननीय जीन पियाजे का अवधारणा, जीन पियाजे का सिद्धांत। तो जीन पियाजे को थोड़ा सा जान लीजिए, बहुत मेहनत किया बेचारा ने आपके लिए, ठीक। जीन पियाजे जो है मूलतः स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। कहां की? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और स्विट्जरलैंड के एक चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे ने जो है नैतिकता या नैतिक विकास के संदर्भ में, नैतिकता के संदर्भ में 1932 में एक अवधारणा प्रस्तुत किया, जिसे ही जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने अपने विचार में यह बताया कि बच्चे या बालक जो है, बच्चा नैतिक विकास को लेकर क्या सोचता है, नैतिक विकास को लेकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नैतिक विकास के संदर्भ में उसे इस धरातल पर वो किस प्रकार देखता है। जीन पियाजे ने अपने इस अध्ययन में 4 से लेकर के 12 वर्ष के बच्चों को शामिल किया और नैतिक विकास के संदर्भ में जो 4 से 12 वर्ष के बच्चे थे, इस अध्ययन में उन्होंने लेकर बच्चों को 2 प्रकार की अवस्था में रखा, ठीक। एक अवस्था था डिपेंडेंट या फिर जिसे आप कह सकते हैं परतंत्र अवस्था। परतंत्र अवस्था ना बोले तो इसे आप कह सकते हैं बाहरी सत्ता के प्रभाव में, या इसे को आप कह सकते हैं परायत्त अवस्था, ठीक। और इन्होंने जो है दूसरी अवस्था बताया इंडिपेंडेंट या फिर स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था यानी कि
स्वयं के दिमाग से सोची गई अवस्था, जिसे उन्होंने स्वायत्त अवस्था का नाम दिया। दो प्रकार की अवस्था में बांटा। परतंत्र अवस्था के अंतर्गत उन्होंने यह बताया कि इस अवस्था में 4 से 7 वर्ष के बच्चे रहते हैं और 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो है क्या सोचते हैं, तो वो जो है अपने को स्वतंत्र या स्वायत्त अवस्था में पाते हैं और अपने अनुसार क्या करते हैं, नैतिक विकास का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। तो ये जो बीच का 7 से 10 वर्ष था, उन्होंने क्या बताया, तो बीच का जो 7 से 10 वर्ष का समय था, उन्होंने ये बताया कि इस समय में बच्चा थोड़ा सा परतंत्र या डिपेंडेंट अवस्था से किधर स्वतंत्र अवस्था की ओर मूव करता है। यानी कि इन्होंने 7 से 10 वर्ष का जो समय था, इसे मिली जुली अवस्था बताया, किसका, नैतिक विकास का। ठीक, आइए समझते हैं कि जीन पियाजे का जो 2 अवस्था है, परतंत्र या बाहरी सत्ता से प्राप्त डिपेंडेंट और दूसरा स्वायत्त या फिर स्वतंत्र अवस्था, या खुद के दिमाग से चलाए गए नैतिक विकास के संदर्भ में अवधारणा। ठीक, तो जीन पियाजे के अनुसार ये इस अवस्था में, यानी कि परतंत्र अवस्था में, बाहरी सत्ता की अवस्था में जो 4 से 7 वर्ष का बालक रहता है, वो बालक जो है एक अबोध बालक है। उसे यह नहीं पता कि वास्तविक संदर्भ में नैतिकता क्या होता है। ठीक, जो दुनिया के नियम कानून है सही है या गलत है, इस बात को लेकर उसका खुद का दिमाग नहीं है। एक बालक जो 4 से 7 वर्ष का है, यानी कि परतंत्र अवस्था में है, जो दुनिया के रीति रिवाज हैं या समाज के जो नियम कानून हैं या परिवार के जो कायदे हैं, वो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, इसे ही हमें मानना पड़ेगा, इसे बदला नहीं जा सकता है। यही बात किसने कहा है, जीन पियाजे ने कहा है कि इस अवस्था में बालक यही चीज सोचता है कि यदि कोई नियम कानून है तो मां कसम वही सत्य है, इसे बदला नहीं जा सकता। एक बालक इस अवस्था में सोचने लग जाता है। यदि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, तो बचपन में जब आपको खाना दिया जाता था तो आपके पास 2 ऑप्शन होते थे, एक अचार और दूसरा टमाटर की चटनी। आपको हमेशा 2 चीजें चाहिए होता था, दोनों चाहिए होता था। आपके मम्मी पापा क्या बोलते थे, बोलते थे कि बेटा दोनों को एक साथ नहीं खाया जाता, ये दोनों के दोनों यदि अंदर जाएंगे तो पेट में जाकर ये क्या करने लग जाएंगे, लड़ने लग जाएंगे। और आपको ये बात क्या लगता था, सही लगता था ना। यही ये कौन बोला है, आपका जीन पियाजे बोला है। या आपने दूसरी बात ये सुना होगा, उधर उस तरफ मत जाओ, भूत अंकल है। तो आप जैसे ही भूत अंकल का नाम सुने, वहां पर क्या हो गए, स्टॉप हो गए। तो मतलब इस अवस्था में जो हमसे बड़े होते हैं, वो बड़े जो बोल दिए वही हमारे लिए, यानी कि उस बालक के लिए क्या हो जाता था, सच हो जाता था। यानी कि इस समय का जो बालक है उसके में बिल्कुल समझ नहीं होता, दुनिया की बातें उसको एकदम सही सही लगती है, वो अपने दिमाग से सही और गलत की जो सिद्धांत है, अवधारणा है, उसको डिसाइड नहीं कर पाता। इसमें इस समय का जो बालक है वो सजा और उपहार की बात को भी एक्सेप्ट करता है, सजा और उपहार की बात को भी स्वीकार करता है। यदि कोई मुझे गलत काम करते हुए देख लिया तो इसके लिए मुझे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। यदि मैंने इस समय जो है कोई अच्छा काम किया तो मुझे क्या मिलेगा, उपहार मिलेगा। लेकिन बालक के दिमाग में यहां पर यह भी रहता है कि मुझे सजा या उपहार तभी मिलेगी जब मुझे कोई गलत या सही काम करते हुए क्या करे, देख ले। इसके पश्चात जब वो 7 से 10 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है
तो थोड़ा सा वो नैतिकता को समझने का प्रयास करता है, नैतिकता के बारे में उसे वास्तविक ज्ञान क्या होता है मिलता है। थर्ड, या आप सरल रूप में देखें सेकंड स्टेज, स्वायत्त अवस्था या स्वतंत्र की अवस्था, इंडिपेंडेंट। यानी कि जब बालक 10 वर्ष से ऊपर की ओर होता है, 10 वर्ष जैसे ही उसको आगे बढ़ जाता है, उसके दिमाग में यह चलने लगता है कि इतने दिन तक जो लोग मुझे बता रहे थे वो सही नहीं था। उसे मालूम चल जाता है कि इस अवस्था में उसे अभी तक बनाया जा रहा था। यानी कि वो अपने समझ से नैतिकता को जिस दृष्टिकोण से वो देखता है, इस अवस्था में उसको क्या करता है, सोचने लगता है, समझने लगता है और अपने विवेक, बुद्धि और समझ के अनुसार वो क्या करता है, कार्य करने लग जाता है। किस अवस्था में? परतंत्र की अवस्था में। स्वयं के विवेक से, स्वयं के ज्ञान से वो नैतिकता के अवधारणा को समझने लगता है, सही और गलत की परख करता है और अपने हिसाब से सही या गलत की रास्ते को क्या करता है, वो चुनता है। ये कौन बोल रहा है? आपका जीन पियाजे बोल रहा है। मैं तो केवल एक माध्यम। साथ ही साथ आप ये याद रखें, जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो लोग जो है परिवर्तन को क्या करते हैं, स्वीकारते हैं। छोटे बच्चे जो है परिवर्तन के संदर्भ में अपना कोई विचार प्रस्तुत नहीं करते। जीन पियाजे के अनुसार ये जो सामाजिक समझ है, उसके साथ ही उसके परिवार, माता पिता, समाज से उनको क्या होता है, प्राप्त होता है। अब इसी अवधारणा को बेस मानकर लॉरेंस कोलबर्ग ने 1958 में क्या प्रस्तुत किया, एक अवधारणा प्रस्तुत किया जिसे ही लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का अवधारणा कहा जाता है। साथ ही साथ यह समझें कि नींव जो है जीन पियाजे ने तैयार कर दिया और उसी नींव को बेस बनाकर आगे लॉरेंस कोलबर्ग अपना अवधारणा प्रस्तुत करेंगे। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के संदर्भ में अगला वीडियो जो है आएगा बहुत जल्द ही। ये इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। और आप याद रखें, आगामी 10 अक्टूबर से हम जो है सुबह 7 से 10:30 और शाम को 5 से 8 सहायक शिक्षक और शिक्षक का नया बैच प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें आप बाल विकास और इंग्लिश पेडागोजी की स्पेशल क्लास भी ले सकते हैं। आप हमारे जो कांटेक्ट नंबर है 7509230000 में कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो सहायक शिक्षक और शिक्षक की क्लास है आपको रायपुर और बिलासपुर दोनों ब्रांच में अवेलेबल होगा। साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास की विशेष सुविधा है। जो हम ऑफलाइन में पढ़ाएंगे वही क्लास को आप लाइव ले सकते हैं। लाइव लेने के साथ साथ वो आपको एग्जाम तक मैनी टाइम्स क्या मिलेगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। साथ ही साथ ये बात आप याद रखें कि जो सहस्त्र अकादमी रायपुर और बिलासपुर की टीम है, वही टीम आपको रायपुर में भी पढ़ाएगी, वही टीम आपको बिलासपुर में भी पढ़ाएगी। लेकिन कोई भी क्लास जो है ऑनलाइन नहीं जाएगा। आप यदि ऑफलाइन में एडमिशन ले रहे हैं तो पूरी क्लासेस आपको ऑफलाइन प्रोवाइड की जाएगी। आप 3 दिन का डेमो क्लास आकर के ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको बेहतरीन क्वालिटी का हैंड रिटन क्लास नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और एग्जाम के पहले आपका पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पूरा कराया जाएगा। साथ ही साथ 15 डेज का क्विक रिवीजन क्लास भी होगी और टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया जाएगा।